ऑलराइट, सो फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ज्योग्राफी वाला पार्ट था। तो फर्स्ट टॉपिक वाज अटलांटिक मेरिडियनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एएमओसी। तो कोई ब्रीफली डिफाइन करेगा ये एग्जैक्टली था क्या इसके अंदर, ये प्रोसेस क्या होता है? एएमओसी, अटलांटिक मेरिडियनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये अटलांटिक ओशन में कन्वेयर बेल्ट है जिसके हम्म। थ्रू वार्म वार्म वाटर सदर्न अटलांटिक ओशन से नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जाती है, मतलब मिक्सिंग ऑफ हीट एंड सॉल्ट, मतलब न्यूट्रिएंट्स। और जो राइट। हाँ, तो इधर से मतलब जैसे हमें पता है कि हीट की वजह से जो ऊपर सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होता है ओशन का, तो वार्म वाटर नॉर्थ में जाती है और वहाँ ठंडा होकर वो सिंक करती है, और सिंक करते हुए वो फिर से इधर साउथ की तरफ आती है। फिर उससे साउथ से आके वो पूरे ओशन में अटलांटिक को सर्कुलेशन होता है, अंटार्कटिक सर्कुलेशन होता है, उसके थ्रू पूरे ओशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यही सिस्टम है। करेक्ट। तो बेसिकली जैसा नीति ने बताया कि पूरे का पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो एएमओसी, यानी अटलांटिक मेरिडियनियल ओवरटर्निंग करंट, उसकी वजह से होता है। ठीक है। सो जैसा कि बताया कि कोल्ड वाटर, जो वार्म वाटर है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है। सो सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाता है। ठीक है। तो जो हॉटर होता है, और हमें पता है कि जो हॉटर चीज होती है वो लाइट होती है, तो सरफेस पे ट्रैवल करता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है सरफेस की तरफ। ठीक है। एंड फिर वो आगे मूव करता है, एंड जो पोल्स है वहां पे जाके वो ठंडा होने लगता है। ठीक है। तो ठंडा होता है तो फिर वो सिंक होता है वहां पे। ठीक है। एंड सिंक होता है तो फिर वो फिर फर्दर नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है। यानी एक उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अभी हमने साउथ टू नॉर्थ देखा था, अब नॉर्थ टू साउथ कोल्ड करंट जो है वो मूव करेगा। ठीक है। सो रीजन क्या थे? तो रीजन बेसिकली दो ही है। एक तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, दूसरा डिफरेंस इन सेलिनिटी। ठीक है। तो सेलिनिटी इक्वेटर पे ज्यादा होगी या फिर पोल्स पे ज्यादा होगी? पे क्या? रिपीट इक्वेटर करना एक बार। इक्वेटर पे। एक्चुअली इसमें तो शायद पोल्स पे लिखा है कि पोल्स पे वो इस सेंस में बता रहे हैं कि एक तो वार्म वाटर करंट है तो उधर जाके इवेपोरेट होगा थोड़ा सा, प्लस फिर जो फ्रेश वाटर है उससे उसमें आइस बन जाएगी, तो उस सेंस में वाटर कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो सैलिनिटी वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही डिफरेंस होता है जो मूवमेंट लेकिन कराता है। ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन फ्रेश बोलो। वाटर अगर देगी तो फिर उसकी सैलिनिटी कम होनी चाहिए ना। एक बार वापस रिपीट करना। फ्रेश वाटर आइस के वो मेल्ट होने से अगर फ्रेश वाटर बढ़ेगा ओशन में तो हाँ। सैलिनिटी कम होनी चाहिए ना। हाँ, तो वो प्रोसेस अभी हो रहा है। ठीक है। तो वो इस सिस्टम को ओवरटर्न कर रहा है, मतलब कायदे से वो मेल्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वो मेल्ट हो रही तो वो फ्रेश वाटर आ रहा है। ठीक है। तो वो लॉजिक सही है। तो इसीलिए ये एएमओसी जो हम पढ़ रहे हैं कि ये अब ब्रेक हो रहा है। ठीक है। और ये ब्रेक होगा तो वो जो टेम्परेचर रेगुलेशन था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो पॉइंट सही है कि वो आइस मेल्ट हो रही है, एंड वहां उससे वहां पे फ्रेश वाटर बढ़ रहा है, तो सैलिनिटी वहां पे कम हो रही है। ठीक है। वो पॉइंट सही है आपका, लेकिन वो एक हम कॉज के तौर पे पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्शन जो हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, उसकी वजह से ये चीज हो रही है। ठीक है। एंड जैसा कि हमने देखा पूरा वर्ल्ड का जो पूरा ओशन का टेम्परेचर होता है ये मेंटेन करता है। ठीक है। तो ये जब नॉर्थ टू साउथ मूव करता है तो इसकी ब्रांचेस स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो फिर इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन तक इसकी ब्रांचेस जाती हैं। ठीक है। सो उस सेंस में ये पूरा वर्ल्ड को जो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा था ये एएमओसी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर जो ग्लोबल वार्मिंग थी एक तरीके से एक्सेलरेट होगी। ठीक है। तो अपने आप में ये एक सिस्टम था। ठीक है। जो कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम था, मतलब ऐसा कोई इसमें अलग से कोई इन्फोर्सर नहीं था। अपने आप ही पूरा सिस्टम
सस्टेनेबल था, लेकिन अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ये साइकिल टूट रही है। एंड अगर ये साइकिल टूटती है तो ये वापस भी नहीं रिपेयर होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टार्क इश्यूज हैं जिसको ये रिसर्च जो थी एएमओसी में ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, सो एक चीज देख लेना, जैसे हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि एक वेव्स होती हैं, एक ओशन करंट होता है। ठीक है, तो जनरली वेव्स जो होती हैं वो अपर सरफेस लेयर पे देखने को मिलती है, एंड करंट जो होता है वो लोअर सरफेस में होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का बात करें तो ज्यादा किस में होता है, वेव्स में ज्यादा होता है या करंट में ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर? इसमें वेव्स में ना। नहीं, करंट में करंट ज्यादा होता है। करंट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है पानी का, वो अंडरग्राउंड चलता है। वेव्स जो होती है वो जनरली सरफेस के ऊपर कुछ एक मीटर्स तक रहती हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कुछ एक मीटर्स तक रहती हैं। लेकिन करंट जो होता है वो अंडर वाटर कई किलोमीटर तक होता है। ठीक है, सो उस सेंस में वॉल्यूम ज्यादा उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसके अलावा अगर ओशन करंट्स की बात भी करें तो ओशन करंट भी दो तरीके के कह सकते हैं। अंडर वाटर करंट हो गया, मतलब थोड़ा सा डीप में रहेगा। ठीक है, और एक जो है वो सरफेस ओशन करंट रहेगा। तो सरफेस ओशन करंट किस कारण हो रहा है? दैट इज ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो विंड कैसे होती है, वो सन के इंसुलेशन की वजह से वो विंड जो है हमारे अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है। तो जनरली जो सरफेस ओशन करंट होता है, अगेन स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन वॉल्यूम उसमें कम होता है, क्योंकि वो सरफेस विंड जो है वो अप टिल 100 मीटर से इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती पानी को। ठीक है, वो भी मैक्सिमम है, सो उतना ही इन्फ्लुएंस कर पाती है, लेकिन वो स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन जो ये हमने थर्मल और हेलोक्लाइन जो था करंट जो पढ़ रहे थे, जो कि अंडर वाटर है थोड़ा सा डेप्थ में, तो वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि स्पीड तो स्लोअर रहती है, लेकिन बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, सो इस सेंस में ये चीज याद रखना। तो ये देख लो, अभी हम बात कर रहे थे जैसे नीति ने बताया, तो फ्रेश वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग आइस शीट एट द आर्टिक रीजन, so it is making the circulation weaker as it reduces salinity and density of water, making it unable to sink. ठीक है, तो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि वार्म वाटर यहाँ से ये जो यूएस का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से वो मूव करता है एंड नॉर्थ पोल या ग्रीनलैंड के पास सिंक करता है। ठीक है, सिंक क्यों करता है? क्योंकि वो डेंसर होता है। लेकिन अब आइस शीट की वजह से पानी इसके अंदर मिल रहा है तो वो डेंस ही नहीं हो पा रहा है, सो उस सेंस में सिंकिंग जो था वो कम हो रहा है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो इसमें इतना ही था, बाकी ऐसा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं कि बाकी क्या क्या चीजें रहेंगी। तो अल्टीमेटली ये मोस्टली या अटलांटिक मेरिडोनियल ओशन करंट के डिक्लाइन होने से एक तो वर्ल्ड के क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो टेम्परेचर था वो इसी से मेंटेन हो रहा था। सी लेवल जो है वो राइज होगा। ठीक है, राइज कैसे होगा कि वाटर सिंक ही नहीं कर रहा अराउंड नॉर्थ पोल। ठीक है, वहां पे तो पानी ज्यादा पाइल अप हो जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में पानी जो है वो बढ़ेगा। दूसरा हमें ये भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से वैसे ही सी लेवल राइज होने वाला है। ठीक है, तो उसको अगर नहीं भी लिंक कर पा रहे हो तो ये जनरली चीज ट्रू रहेगा। ठीक है, फर्दर इससे रिलेटेड कुछ 9 टिपिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। तो इरिवर्सिबल चेंजेस देख लो क्या क्या है। सो फर्स्ट इज Amazon रेन फॉरेस्ट, तो वहां पे फ्रीक्वेंट ड्रॉट देखने को मिलेगा। आर्टिक सी आइस जो है वो उसमें मैसिव लॉस देखने को मिलेगा। थर्ड, एटलांटिक सर्कुलेशन स्लो डाउन सिंस 1550s। ठीक है, तो वो एएमओसी जो अभी हमने पढ़ा उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बोरियल बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस देखने को मिलेंगे। अभी तक तो बोरियल में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बहुत रेयरली कभी शायद देखने को मिला होगा, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बोरियल में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स होने लगेंगे। नेक्स्ट, कोरल रीफ्स मेड आई ऑफ, क्योंकि हमें पता है जैसे ही कोरल रीफ्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीनलैंड आइस शीट, तो आइस लॉस जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, सेवन, परमाफ्रॉस्ट जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो कोई बता सकता है व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट?
आइस, दीप्ति कुछ बोल रहे थे क्या आप? नहीं नहीं, आइस, अंटार्कटिका। आइस। परमानेंटली फ्रोजन लेयर। हाँ, मतलब आइस मत बोलो, आइस तो यार फिर नॉर्मल फ्रिज में भी पड़ी रहती है, तो उसको थोड़ी परमाफ्रॉस्ट बोलोगे जाके। तो परमाफ्रॉस्ट इज बेसिकली आ, लेयर लेयर बिलो द सॉइल जो कि परमानेंटली फ्रोजन है। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे अभी हम रशिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया में अभी वो बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने नॉर्थ पोल एरिया के आसपास। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट जो है वो पिघल रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज उस एरिया में से निकल सकते हैं। ठीक है, बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है जो, इट्स बोलिए। एक्सक्यूज मी। हाँ, इट्स परमानेंटली फ्रोजन लेयर ऑन और अंडर अर्थ सरफेस, राइट? करेक्ट, यस, वही होता है। सो उसके मेल्टिंग होने से बहुत सारे हमने देखा है कि जो अब तक डेड डिकेइंग मैटर था वो बाहर आएगा। एंड वो बाहर आएगा तो दीज डेड डिकेइंग मैटर्स वुड बी डिसइंटीग्रेटेड और कैटलाइज्ड, मतलब वो पूरा जो उनका जो ब्रेक डाउन है वो शुरू हो जाएगा। एंड वंस दीज ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, देन दे वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, तो वो CO2 से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट, तो आइस लॉस इज एक्सेलरेटिंग। एंड देन नाइन्थ इज ईस्ट एंटार्क्टिका आइस लॉस इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो ये देख लेना, वेस्ट एंटार्क्टिका और ईस्ट एंटार्क्टिका में डिफरेंस इन लोगों ने किया है। सो कोई बता सकता है इफ वी कंपेयर एंटार्क्टिका विद आर्टिक इन टर्म्स ऑफ द आइस शीट लॉस, तो विच वन इज लूजिंग आइस फास्टर, आर्टिक और एंटार्क्टिक? ठीक आई ना? थिंक इट्स आर्टिक। आर्टिक। करेक्ट, आर्टिक है, तो वो चीज याद रखना। ठीक है, सो इतना ही था इसके अंदर, बाकी कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना AMOC में? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बस यही, हाँ, बोलिए। वो ऊपर वाले जो 60 से नीचे वाले जितने एरिया है ना, ग्रीनलैंड वगैरह, ब्रिटेन, वो सारे फ्रीज होने से बचे रहते हैं AMOC की वजह से। ओके, देन नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, तो बहुत ही फालतू सा आर्टिकल था, अंदर निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, केवल बस ये देख लो कौन निकाला है। तो ये निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, और ये एटलस जो है, ये जो हमारा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट था उसके अंडर लाया गया है। ठीक है, सो इससे हमने इसरो का जो रिसोर्स सेट है उसका इस्तेमाल किया है, जिससे हम ये GIS बेस्ड मैपिंग उसकी कर पाए हैं। ठीक है, सो गंगा रिवर बेसिन में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू सेंट्रल हिमालयाज इन इंडिया, नेपाल, तिब्बत एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो रीजन देख लेना कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमने इसमें मतलब ये जो गंगा रिवर बेसिन है ये इंडिया, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी बेसिन में 9 में से आउट ऑफ द 14 हाईएस्ट वर्ल्ड पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, 9 आर देयर। ठीक है, इंक्लूडिंग द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सो ये देख लेना। एंड इसके अंदर सब 11 सब बेसिन्स है, तो वो अपने को पता ही है, बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि इसमें आके मिलते हैं, लाइक यमुना हो गया, शारदा हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये सब रिवर्स है जो आपके मिलते हैं, एंड वो सब बेसिन्स है। सो इस मिशन में इसरो का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उससे हमने ये हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो लिया है, और उसके लिए रिसोर्स सेट 2 जो सैटेलाइट है उसका यूज किया है। तो ग्लेशियर लेक की बात कर रहे थे, तो ग्लेशियर लेक क्या होता है? सो इट्स अ वाटर मास एग्जिस्टिंग इन सफिशिएंट अमाउंट एक्सटेंडिंग विद अ फ्री सरफेस इन एंड अंडर बिसाइड और इन फ्रंट ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर के आसपास ही ये एक छोटा लेक बन जाता है। ठीक है, होता ग्लेशियल ओरिजिन का ही है, और उसकी वजह से कई बार देखने को मिलता है अचानक से फ्लड वगैरह आ जाती है, तो GLOF बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में वी हैव सीन के एक काफी बड़ा ट्रेजेडी हो गया था। ठीक है, रामगंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो उस सेंस में वी शुड नो कि क्योंकि शायद
ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का ही कारण था कि वो इतना सीवियर फ्लड आया था। तो ये पता होना चाहिए ग्लेशियल लेक्स क्या है। एंड आउटबर्स्ट फ्लड मतलब जीएलओ, मतलब कि वो जो बाउंड्री थी उसकी नेचुरल, वो उतना पानी सस्टेन नहीं कर पा रही है, एंड फिर वो एकदम से उसकी बाउंड्री हटेगी, एंड देन द वाटर वुड स्टार्ट कमिंग डाउन एट अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि ये मोस्टली ग्लेशियर्स से बन रहे हैं, एंड ग्लेशियर जो है वो एक हाई माउंटेन पीक्स पे हैं, ठीक है। एंड इसलिए वहां से जब पानी आता है तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है, ठीक है। सो ना इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी एज सच अंदर जाकर कुछ पढ़ के इसमें कोई नंबर्स ही नंबर्स है, तो इतना कोई डिटेल में को लगाना। इसमें बस एक चीज और ये कही गई थी कि जितने भी ग्लेशियर लेक थे, दे वर मैप्ड एंड वर गिवन अ 12 अल्फा न्यूमेरिक यूनिक ग्लेशियल आईडी, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट याद रखना, ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति था, और उसका जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये एटलस बनाया गया था, एंड इसमें मदद दी गई थी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें? ऑलराइट देन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो शिफ्ट इन अर्थ Sir, बोले। the term used for glacial lake is a term है ना सर? ग्लेशियल से बना एक टर्म, एक टर्म यूज फॉर ग्लेशियल लेक। क्या टर्म है? अच्छा, ज्योग्राफिकल फीचर्स में आता है, वो कह रहे हैं क्या? टर्म बोलते आई गेस आपको याद है तो एक बार डिस्कशन वाले ग्रुप है ना उसमें डाल दीजिएगा, क्या? सर याद आया, टर्म इज अ लेक which is formed by the glacier. व्हाट इज द स्पेलिंग? ठीक है, एक बार आप प्लीज वो डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो वहां से आई गेस सब लोग देख लेंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो शिफ्ट इन अर्थ एक्सेस, ठीक है। सो अभी न्यूज में किस लिया था? इसलिए याद आया सर। हाँ ठीक है, सही है। आप एक बार डिस्कशन ग्रुप में उस चीज को डाल दीजिएगा, तो सब थोड़ा सा उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अर्थ पोल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा ग्लेशियल वाटर जो है इट इज मेल्टिंग इनटू ओशन, ठीक है, एंड दस चेंजिंग द अर्थ पोल टू मूव इन न्यू डायरेक्शन सिंस 1990s, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा ये देख लो कि एक एनालिसिस करा था उन्होंने, और उसमें ये चीज पाया कि 1995 से 2020 का जो पीरियड था उसमें जो एवरेज स्पीड है मूवमेंट का अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन was 17 times faster as compared to the speed that was between 1981 to 1995, ठीक है। तो ये अर्थ के एक्सेस का जो रोटेशन का जो मूवमेंट है ये काफी फास्ट हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये जो ग्लेशियर लेक्स है, सॉरी, जो पोल्स के ऊपर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, उसका एक रीजन है कि क्यों ये पोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है इतना फास्टली, ठीक है। सो ये इसमें कारण बताया गया है, ठीक है। Further, while this change is not expected to affect the daily life, it can change the length of day by few milliseconds, ठीक है। So देख लो कि इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं, बट फ्यू मिलीसेकेंड से टाइम को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में शायद इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ज्यादा, तो उस सेंस में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अर्थ एक्सिस है, ठीक है। तो अपने को पता है जो परपेंडिकुलर है ऑर्बिट के अगर हम लोग लगाएं, तो उस सेंस में जो परपेंडिकुलर आएगा उससे कुछ डिग्रीज इंक्लाइंड है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल। तो वो बता सकते हैं कितने डिग्री इंक्लाइंड है अर्थ एक्सिस इज? हाँ, 23.5। राइट, तो 23.5 करेक्ट है। तो पता होना चाहिए कि इतना एक्सियल टिल्ट है अपना अर्थ। सो तो द पॉइंट ऑन विच द अर्थ एक्सिस इंटरैक्ट, तो वो जोग्राफिकल पोल होता है, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। द लोकेशन ऑफ पोल इज नॉट फिक्स्ड, thus the poles move when the axis moves, and the movement is known as polar motion, ठीक है। सो ये पोलर मोशन को डिस्क्राइब करता है, एंड जनरली दिस पोलर मोशन इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशन और सॉलिड अर्थ, बट नाउ द क्लाइमेट चेंज इज एडिंग टू द डिग्री
with which the geographical pole wander. ठीक है, तो ये चीज याद रखना, polar motion is different from polar wandering. ठीक है, where magnetic poles over Earth wander through geology. Yes, तो कुछ बोला क्या? Faded. Like your Fade. mic is on. ठीक है, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो देख लेना, मूवमेंट हो रहा है अर्थ के पोल्स का, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल मूवमेंट। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें? ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, सो IMD will disseminate month wise long range forecast from June to September in 2020 मानसून सीजन। ठीक है, तो IMD के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। एस्टैब्लिश इन 1875, it is the national meteorological service of the country and the principal agency regarding to meteorology and allied subjects. ठीक है, सो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साइक्लोन वगैरह पढ़ते ही रहते हैं कि रेनफॉल के बारे में बताना, उससे रिलेटेड मीटरोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करना, ठीक है, वो सब काम IMD करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, सो मंथ वाइज LRF विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IMD so far has been issuing 2-stage forecast for monsoon, one in April and one in May and June. ठीक है, सिर्फ अब तक ये 2 फोरकास्ट होती थी, लेकिन अब हर महीने जो है ये फोरकास्ट होगा। So this now IMD will release a separate forecast for rain-fed region. So far LRF was only available for country as a whole. लेकिन अब रीजन स्पेसिफिक भी दिया जाएगा ये अलर्ट। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे मॉडल इन्होंने बनाए हैं, तो बस मॉडल का नाम देख लेना ब्रॉडली, स्टैटिस्टिकल अनेबलिंग फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको यूज करेंगे, लाइक सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, ग्रेडियंट बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है, तो ये पॉइंट हो सकता है, पूछ सकता है UPSC कि हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग में या मानसून प्रिडिक्टिंग फॉर प्रिडिक्टिंग द मानसून। तो ये कुछ चीजें हो सकती है, सी सरफेस टेम्परेचर, ग्रेडियंट बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक, equatorial south and Indian Ocean. Next, East Asia mean sea level pressure. Next, Northwest Europe land surface air temperature. Then equatorial Pacific water volume. ठीक है, so ये पैरामीटर्स हैं, टोटल 7 पैरामीटर्स है जो यूज कर रहे हैं इस मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डायनामिक ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे कि हम सिम्युलेट कर सकते हैं लैंड, एटमॉस्फेयर एंड ओशन स्टेट। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोग पहले ही सिम्युलेट कर लेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके कारण रेनफॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उस हिसाब से हम लोग करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सो ये था। नेक्स्ट, मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, बेस्ड ऑन कपल्ड global climate models from different global climate predictions and research center. So LRF is defined as forecast from 30 days up to one season description of average weather parameters. ठीक है, so ये देख लेना 30 डेज से लेके एक पूरे सीजन तक का एवरेज वेदर पैरामीटर्स इसमें बताया रहेगा। ठीक है, so ये था इसके बारे में। तो बस जनरल सी चीजें, पैरामीटर थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल आइडिया यही है कि सबको एक बेटर एनालिसिस मिल जाएगा, बेटर प्रेडिक्टेबल या बेटर फोरकास्टिंग मिल जाएगी उनको विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकल नीड्स। नेक्स्ट डॉपलर रेडार है, डॉपलर वेदर रेडार। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डॉपलर वेदर रेडार वाज इनॉग्रेटेड एट IMD इन जम्मू विद एन इंडिजिनियस GPS बेस्ड पायलट सोंडे। ठीक है, नेक्स्ट डॉपलर वेदर रेडार इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई साइंस स्टूडेंट होगा तो उसने जरूर डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम जब मूवमेंट करते हैं तो वो वेव्स जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे पहुंचती है। ठीक है, तो वही उसी चीज प्रिंसिपल को डॉपलर इफेक्ट है इस्तेमाल करता है, उसके बेसिस पे हम लोग रेन का पता लगाते हैं। ठीक है, सॉरी। So basically change in frequency of the wave based on relative motion between wave source and observer. ठीक है, to monitor the weather, DWR send a pulse of electromagnetic energy in the atmosphere which are reflected back to the radar by raindrops or snow. ठीक है,
सो अगर रेन ड्रॉप और स्नो नहीं रहेगा तो वो प्रॉपरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजा गया था या एनर्जी भेजी गई थी पल्स की, वो वापस प्रॉपरली आ नहीं पाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ कोई अभी आजू बाजू में रेन का कोई दूर दूर तक साइन नहीं है। लेकिन अगर वो वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि रेन ड्रॉप्स और स्नो के साइन है। सो इस सेंस में डॉपलर रेडार जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना, डॉपलर रेडार इज रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग। ऐसा हो सकता है कि वो डाल देगा कि डॉपलर रेडार जो है डिफेंस में यूज होता है, तो डिफेंस में कोई इस्तेमाल नहीं है इसका। इसका इस्तेमाल जो है मीटरोलॉजी में है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में। सो ये था LRF के बारे में, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट बाय IMD। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री अर्थ ऑफ अर्थ साइंसेज है ना ये तो। करेक्ट। अर्थ साइंसेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डीप ओशन मिशन। तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डीप ओशन मिशन, ठीक है, तो ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द डीप ओशन रिसोर्सेज एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम जो हमारे ब्लू इकोनॉमी वाले जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगा। एंड इस मिशन के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, ठीक है। सो इट विल बी द नोडल मिनिस्ट्री। एंड इंडिया ने अभी एक समुद्रयान करके एक व्हीकल लॉन्च किया था, ठीक है, या मिशन कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोग एक व्हीकल लॉन्च करेंगे कॉल मत्स्य 6000, विच वुड बी अ डीप वाटर मैन सबमर्सिबल व्हीकल, ठीक है। यानी इसमें लोग बैठकर पानी के नीचे जा सकते हैं। तो 6000 मतलब 6000 मीटर्स समझ लो, ठीक है। सो अंडर द समुद्रयान इनिशिएटिव विच इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 3 ह्यूमंस द एंड्योरेंस ऑफ 12 आवर्स, ठीक है, एन एडिशनल 96 आवर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। सो ये चीज याद रखना कि जैसे हम गगनयान कर रहे हैं तो उसमें भी हम 3 लोग को ऊपर भेज रहे हैं। सिमिलरली मत्स्य 6000 में या समुद्रयान जो मिशन है उसके अंदर हम लोग 3 लोगों को मत्स्य 6000 के अंदर अंडरग्राउंड भेजेंगे, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर भेजेंगे अप टू 6000 मीटर्स, ठीक है। सो ये है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक मिशन के जो और कंपोनेंट है उसमें हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग। तो डीप सी माइनिंग हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया में रेयर अर्थ मेटल जो है उनकी कमी है, और ऐसा माना जाता है कि जो डीप सी है या डीप सी ओशन है वहां पे बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं जिनके अंदर रेयर अर्थ मेटल की अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो अगर हम वहां से ड्रेजिंग करके लाएं या उनकी माइनिंग वहां से करें तो वो जो कमी थी रेयर अर्थ मेटल की वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो एक ये चीज था। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। तो हम ये भी बेसिकली रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे जो इम्पोर्टेंट वेदर फिनोमेना या इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फिनोमेना है वो कैसे होते हैं बेस्ड ऑन ओशन स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट, बायो प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो एक्चुअली इस लेवल तक मतलब पानी काफी ज्यादा लेवल रहता है तो वहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना है जो अभी तक जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो मिशन होगा उसके थ्रू हम ये डीप सी फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। नेक्स्ट, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो बाकी और चीजें भी देख सकते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है, लाइक मल्टी मेटल हाइड्रोसल्फाइड सल्फाइड मिनरलाइजेशन along India and mid-oceanic ridges. नेक्स्ट, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन, ठीक है। तो ओशन से हम कौन कौन सी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं तो बता सकते हैं क्या? तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाँ, जियोथर्मल भी हो सकता है क्योंकि अंडरग्राउंड में कई बार ये देखने को मिलता है कि लावा वगैरह जो है वो निकल रहा था ना वहां से। हाँ, टाइडल भी है, जियोथर्मल भी है, एक ये भी है ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ओशन थर्मल में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से, ठीक है, ये लेट्स से एक वाटर का पूरा सरफेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा ट्यूब जो है उसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो ऊपर का जो टेम्परेचर है पानी का वो थोड़ा हॉट होगा क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। एंड
इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि वाटर का जो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, कोई 2 या 3 डिग्री कम होगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड यूज कर लेंगे एंड फिर उसका एक साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, कि वो ऊपर आएगा तो वो हॉट हो जाएगा, वो नीचे जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा। तो इस एनर्जी डिफरेंस को यूज करके हम लोग टर्बाइन चला के और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी इससे हो सकती है, प्लस डिसैलिनेशन प्लांट बना सकते हैं इससे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप कोस्टल सिटीज में जाओगे तो अमूमन देखा जाता है वहां पे फ्रेश वाटर की बहुत कमी रहती है। एक एग्जांपल ले लो चेन्नई, ठीक है, आप चेन्नई के भी जाओगे तो यू फाइंड कि उधर ना पानी केवल टैंकर से आता है, मतलब वहां पे एज सच लोकल जो वाटर का सोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना लार्ज पॉपुलेशन को सस्टेन कर ले, ठीक है। सो उस सेंस में पानी जो है वो टैंकर से कोयम्बटूर वगैरह से वहां पे जाता है पानी। सो ऐसे एरियाज के लिए हम लोग डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा सकते हैं जहाँ पे कोई फ्रेश वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस सेंस में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिसैलिनेशन प्लांट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। तो ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा, उससे करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्रियल रिसर्चेज होंगे। तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव था डीप ओशन मिशन का, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? नेक्स्ट, ये तो फालतू ही है, 5 डीप एक्सपीडिशन। नेक्स्ट, डीप यस, सी हाँ, डीप सी माइनिंग से रिलेटेड कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हम पार्ट है? यूएन क्लॉथ। हाँ, और एक है शायद ना, याद नहीं आ रहा मुझे। यूएन क्लॉथ के अंदर 3 बॉडी है, उनमें से एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, आईबीए। हम्म, इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ जो कि शायद पता बेसिकली, नहीं। हाँ, ये इसके अंदर 3 बॉडी है। एक आर्बिट्रेशन बॉडी है और एक आईबीए है, इंटरनेशनल, सॉरी, आईएसए है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये बेसिकली राइट देती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाके आप डीप सी ओशन माइनिंग कर सकते हो, डीप ओशन माइनिंग कर सकते हो। तो उसकी परमिशन जो यूएन क्लॉस आईएसए से मिलती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट। तो ये कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया ये मिशन 21 से लेके 26 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? जनरेट regularly updated information on marine living resources, develop technology to tap the marine bioresources. Next, develop technology generating fresh water and energy from ocean. Fourth, carry out exploration of polymetallic nodules. And then develop underwater vehicles and technology. तो जो अभी चीजें पड़ी वही सब इसके अंदर लिखी है। सो एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ्स डीपेस्ट पॉइंट? मेरियाना ट्रेंच। Correct, Mariana Trench, and it's higher. Sorry, it's much deeper than the Mount Everest. तो माउंट एवरेस्ट हमारा 8.8 किलोमीटर लगा लो, बट ये जो है मरीना ट्रेंच जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स। सो उस सेंस में थोड़ा सा दिमाग में रखना। एंड एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछता हूँ। ओशन ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड व्हेन continental plate collides, true or false? ट्रू। False. फॉल्स है ये। कॉन्टिनेंटल से फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, ट्रेंचेस नहीं बनती है। ट्रेंचेस आर फॉर्म बाय सबडक्शन, ठीक है, सो वो याद रखना। कोलाइड मतलब वो नेक्स्ट, कन्वर्जन किया ना? हाँ, करेक्ट। तो कॉन्टिनेंटल रहेगा तो उससे फोल्ड माउंटेन बनेगा, ठीक है। और कन्वर्जेंस ही होगा मोस्टली, ठीक है, इन केसेस में। डाइवर्जेंस से कोई ट्रेंच नहीं बनता, डाइवर्जेंस से रिजेस बनते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना, ओशन ओशन डाइवर्जेंस होता है तो मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं इससे।
ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। सो रिम ऑफ फायर और भी कई नामों से जाना जाता है। तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये यूपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था मेंस के अंदर। तो कईयों को आइडिया ही नहीं था कि ये सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या होती है। ऑल्दो उनको ये जरूर आइडिया था ये पैसिफिक रिंग, अगर सिंपली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पूछा होता तो सब लोग लिख देते, लेकिन जब वो चीज का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉलेज नहीं है तो फिर लिखना मुश्किल हो जाता, ठीक है। सो ये देख लेना, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं इसको। इट्स एन एरिया along the Pacific Ocean characterized by a chain of active volcanoes and frequent earthquakes, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 75% वॉल्केनोज इसी चेन के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है, एंड मोस्टली ये जो वोल्केनोज है ये सबडक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो या तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जो प्लेट है जब सबडक्ट करते हैं, ठीक है, तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट करते हैं वो फिर रीअपेयर होती है, तो इट रीअपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोज, ठीक है। सो उस सेंस में ये रिंग ऑफ फायर पूरा का पूरा बनता है। तो ये रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक एक्टिविटीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो ये देख लेना, पेरू चाइल्ड ट्रेंच है, मिड अमेरिका ट्रेंच है, एलुशियन ट्रेंच है, क्यूरल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, इजू बोनिन ट्रेंच है, रियूकू ट्रेंच, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, रियूकू देख लेना, तो थोड़ा सा जापान के थोड़ा नीचे है ये। फिर फिलीपीन ट्रेंच है, एंड नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वी हैव मरीना ट्रेंच, ठीक है। सो इसी याद रखना, बस इतना ही है इसमें। आइलैंड, नेक्स्ट चलते हैं। कुरिल आइलैंड यस, किन दो कंट्री के बीच का डिस्प्यूट है? जापान, रशिया। करेक्ट, कौन है रशिया? जापान, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर, दरवाजा गैस क्रेटर कौन सी कंट्री में है ये? तुर्कमेनिस्तान। करेक्ट, तुर्कमेनिस्तान में कोई इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दो तुर्कमेनिस्तान की, कौन कौन बॉर्डर करता है? अजबेक करता होगा, काजाकिस्तान करता होगा थोड़ा बहुत, रशिया करता होगा। कौन कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। रशिया नहीं है? नो। नहीं, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मैपिंग के। इट्स अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये दिख रहा है? एक सेकंड, ये देख लो, उज्बेकिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान टच कर रहा है, नीचे ईरान टच कर रहा है, अफगानिस्तान टच कर रहा है, ठीक है। तो 4 कंट्रीज ही बॉर्डर कर रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एक और सवाल पूछता हूँ, क्या तुर्कमेनिस्तान एससीओ का पार्ट है क्या? इज तुर्कमेनिस्तान पार्ट ऑफ एससीओ? एनीवन? नहीं है तो शायद। आंसर नो है उसका, नहीं है उसका आंसर। नो। सो याद रखना, हाँ मतलब मोस्टली ये स्वीडन जैसा रोल प्ले करता है कि किसी भी कंट्री में, मतलब किसी भी अलायंस में पार्ट नहीं होता है। जनरली ऐसा मान लेना कि अगर तुर्कमेनिस्तान कहीं पे दिया हुआ है तो जनरली अलायंसेस के लिए तो वो गलत होगा। तो दरवाजा ग्रास क्रेटर जो है इस कंट्री में लोकेटेड था, ठीक है। इट्स कॉल्ड गेटवे टू हेल। तो दिख ही रहा है कि एकदम आग जल रही है और ये पूरा खड्डा बना हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर सोवियत वगैरह जब आए थे तब उन्हें लगा था कि हम लोग ये एरिया को
रिट्रीट हो रहा था उनका, ठीक है, आई थिंक प्रॉब्ली, हाँ, तो रिट्रीट कर रहे थे वो इस एरिया से, तो उनको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ये गैस पंक्चर्स उन्होंने ड्रिल करे थे, ठीक है, टू ड्रिल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस निकालने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब गैस बाहर आने लगती है ना, तो उसको सेफली डिस्पोज करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उनको लगा था कि हाँ इसमें आग लगा देंगे और एक पॉइंट के बाद अपने आप ये बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसमें से गैस रन आउट होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये एक कॉमन टेक्निक है, कई जगह इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई तो ये आग कभी बंद ही नहीं हुई, पिछले 50 सालों से लगातार जली जा रही है। तो उस सेंस में इसका फिर नाम ही पड़ गया ये दरवाजा गैस क्रेटर। नेक्स्ट, heat dome in North America. So heat dome is an area of high pressure that parks over a region like a lid on the pot, trapping heat. So they are more common and more likely to form during La Nina year like 2021, when the waters are cool in the Eastern Pacific and warm in the Western Pacific. Okay. So that temperature difference creates wind that blow dense tropical westward eastward. Okay. The warm air gets trapped in the jet stream and a current of air spinning counterclockwise around the globe ends up on the US का वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो यूएस के वेस्ट कोस्ट के ऊपर ये इस टाइप का एक एयर मास डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे डेजर्ट कौन सा है? सॉरी, अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन से डेजर्ट है? मैपिंग का सिंपल क्वेश्चन है तो। तो एक तो है सोनोरॉन, ठीक है, सोनेरॉन है, और मुजावे डेजर्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि शायद इसमें दिख जाए। नहीं, इसमें नहीं एक दिख चिवावान भी रहा, है, व्हाट? एक चिवावान भी है, आई शेयर गूगल में। वो तो फिर छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही है, सोनेरॉन और मुजावे। ओके, यहाँ कहीं वहीं से। वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। एंड जनरली वेस्ट कोस्ट पे ही क्यों मिलते हैं डेजर्ट? कोई रीजन है क्या उसका? नहीं, कोल्ड करंट है। हाँ, करेक्ट। वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट मिलते हैं जिसका एक डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब वो फिर मॉइस्चर जाने नहीं देता है, ठीक है, इन पार्ट्स के ऊपर, और ये रहा मुजावे, ठीक है, मुजावे डेजर्ट। तो ये दो डेजर्ट है, लोकेटेड है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलता है। सो नेक्स्ट इज टर्बिडिटी करंट। मुजावे तो और वास सोनोरॉन, ये वाला, सोनो, ठीक है, और ये मुजावे था। डेथ वैली है ना, ठीक है, ये इसी के आस ये रहा मुजावे, ये भी डेजर्ट है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे है। इन साउथ अमेरिका में कोल्ड डेजर्ट है, उसका क्या नाम है? करेक्ट। तो वो देख लेना, अटकामा जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, तो वो याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्बिडिटी करंट। So a vast underwater avalanche occurred off West Africa in deep canyon leading away from the Congo River. Okay. So turbidity current is a rapid downhill flow of water caused by increased density due to high amount of sediment. The turbidity is the measure of particles such as sediment, plankton, and organic byproducts in the body of water. So turbidity current can be caused by earthquake, collapsing slopes, and other geographical disturbances. Once it's in motion, turbidity water rushes downward and can change the physical shape of the sea floor. ठीक है, तो ये देख लेना कि एक
अंडर वाटर एवलांच आया था वेस्ट अफ्रीका कोस्ट में, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का जो कॉन्गो रिवर है उसकी वजह से, ठीक है। तो उसके अंदर टर्बिड करंट होता क्या है ये चीज बता रखा है। तो टर्बिड क्या होता है, टर्बिडिटी जनरली हम पढ़ते हैं जब कोई पार्टिकल जो है वो मिलता है, बहुत सारे सेडिमेंट जो है पानी के अंदर मिल जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये टर्बिड है। तो उस सेंस में बहुत फास्ट स्पीड में जब ऐसा टर्बिड करंट आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर ले जाता है, ठीक है। एंड जनरली वो ऐसा टर्बिड करंट अर्थक्वेक या किसी स्लोप वगैरह कोलैप्स होने से या कोई और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से ही आता है, ठीक है। तो ये देख लेना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये न्यूज में था तो इसलिए कॉन्गो वगैरह रिवर पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्गो कौन से ओशन में गिरती है रिवर? कॉन्गो रिवर, चलो ये बता दो कौन से कॉन्टिनेंट में है? कॉन्गो रिवर कौन से ओशन में गिरती है? अटलांटिक में। पैसिफिक आई गेस ये वाला रिवर है ना? नहीं है क्या? ये रहा ना कॉन्गो रिवर, Atlantic. ठीक है। और It's Atlantic. हाँ तो हाँ करेक्ट है, अटलांटिक में गिरे, ठीक है। सो ये डीआरसी है, डीआरसी में से फ्लो करती है, ठीक है। ये पूरा ये चैनल देख सकते हो इसका, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बाउंड्री बनता है यहाँ पे, एंड देन इट फ्लोज, ये पूरा व्हाइट लाइन जो है, ठीक है। और ये फिर आ गया ये था क्या, हाँ ठीक है। तो ये कॉन्गो रिवर जो है ये फिर फ्लो करके गिर जाता है यहाँ पे अटलांटिक के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये पता होना चाहिए किस किस में से जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंट्री जो अंगोला है, तो ये डीआरसी और फिर कॉन्गो में से फ्लो करके अंगोला में के थ्रू फिर अटलांटिक में गिर जाता है। सो इस सेंस में रिवर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्थ फर्स्ट कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन क्या, डीआरसी लैंडलॉक है, ये देख लो लैंडलॉक है, राइट। और इसमें से इक्वेटर भी पास होती है, तो ये भी चीज याद रखना डीआरसी में से, ठीक है। नेक्स्ट, सो अर्थ का फर्स्ट कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ये बेसिकली रॉक्स का जो फ्रेगमेंट्स मिले थे उसकी वजह से हम लोगों ने पता लगाया कि कॉन्टिनेंट्स emerged from ocean around 700 million earlier than thought, ठीक है। तो जनरली ऐसा माना जा रहा था कि कॉन्टिनेंट्स का राइज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। स्टडी है पॉइंटेड आउट दैट अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंड had risen may have been झारखंड सिंहभूम रीजन, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक जो रॉक्स मिल रहे थे उसके बेसिस पे हम पता लगाते थे कि डीप सी ओशन में जो रॉक मिलता था एंड कॉन्टिनेंट्स पे जो रॉक मिलता था उससे एज के डिफरेंस से हम पता लगाते थे कि कॉन्टिनेंट शायद कब बाहर आए होंगे। लेकिन अब कुछ नए सैंपल्स मिले झारखंड सिंहभूम रीजन से, जिससे पता लगता है कि कॉन्टिनेंट शायद और पहले आ गए थे, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई थी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी जो है वो सबसे पॉपुलर है उस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीरो, हाँ वैसे प्लेट टेक्टोनिक अल्फ्रेड वेगनर ने नहीं दी थी। किसने दी थी प्लेट टेक्टोनिक? बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी गिवन बाय whom? याद नहीं आ रहा। Options, please. चलो ठीक, चलो ये बता अल्फ्रेड वेगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था। हाँ चलो ये तो याद है, बढ़िया है। सो प्लेट टेक्टोनिक जो थे मैकेंजी एंड पार्कर ने दिया था, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये बोला था कि लिथोस्फीयर जो होता है वो मूव करता है मैग्मा के ऊपर, तो यही चीज बोला गया था प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट, जीरो शैडो डे। तो रिसेंटली ओडिशा's Bhubaneswar witnessed zero shadow day. So it's a rare celestial phenomena in which no shadow of an object is being observed. ठीक है, ये the phenomena occurs twice in a year when the sun is at the highest point of the sky at all
regions between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, due to the sun being exactly overhead, the shadow of all beings disappear, resulting in zero shadow day. Okay. सो बेसिकली क्या होता है, सन हमारे एकदम परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है, उस सेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई इमेज नहीं, शैडो नहीं बनेगी, तो यही होता है जीरो शैडो डे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड. तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. तो न्यू आइलैंड इज मेड अप ऑफ सी बेड मड मोरेन that is slow soil, rock, and other material left behind by moving glaciers and has no vegetation. Okay. Before this, Udak was marked as the Earth's northernmost point. Global warming has severe effect on ice sheet of Greenland, but new island is not direct consequences of climate change. Okay. Greenland is a vast autonomous Arctic territory belongs to Denmark. ठीक है, तो अभी ऐसा बात चल रहा था कुछ साल पहले के ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे डेनमार्क से. तो उस सेंस में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड आता किसके अंडर है. ग्रीनलैंड इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डेनमार्क, ठीक है. एंड अभी यहाँ पे एक आइलैंड जो है वो अपेयर हुआ है, ठीक है. प्रॉब्ली पहले आइस शीट की वजह से शायद उनको लग रहा होगा कि वो कोई आइसबर्ग वगैरह हो, लेकिन अब वो जो आइस पिघली है वहां से, तो फिर उनको पता लगा कि हाँ यहाँ पे एक आइलैंड है. सो इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, सदर्न ओशन, ठीक है. सो जनरली हम ओशंस पढ़ते हैं, कितने ओशन है इन टोटल? हाँ, ठीक है, तो देख लेना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक ओशन था, Five, लेकिन अब ये एंटार्क्टिक. 5, right? हाँ, तो हाँ 5 ही हैं. तो ये सदर्न ओशन को ये रिकॉग्नाइज किया है द वर्ल्ड्स फिफ्थ ओशन, ठीक है. So it constitutes most of the water that surrounds Antarctic up to 60 degree south latitude, excluding Drake Passage and Scotia Sea. Okay. So unlike other oceans that are defined by continents that fence them, SO, your Southern Ocean, is defined by the current called Antarctic Circumpolar Current (ACC), and significance include regulation through heat distribution, supporting of cold, fragile marine ecosystem. ठीक है, तो ये सब चीजें न्यूज में थी. नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स इन न्यूज. तो भोगदोई रिवर थी, ये कहाँ पे? भोगदोई रिवर Nagaland. करेक्ट. तो नागालैंड में थी, एंड यहाँ पे बेसिकली न्यूज में क्यों था कि बहुत ज्यादा कोल माइनिंग की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा रिवर काला हो रहा था, ठीक है. एंड उसमें जो जीव जंतु थे या जो इकोसिस्टम वो बेयर कर रही थी वो खत्म हो रहा था, ठीक है. सो फ्लोज थ्रू जोरहाट बिफोर ज्वाइनिंग द धानश्री रिवर. जोरहाट जो है प्लेस आई गेस असम के अंदर ही, एंड उसके वहां पर नागालैंड, सॉरी, धनश्री जो रिवर है, जो कि बाद में ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है, तो उसमें मिलने से पहले जोरहाट से होकर गुजरती है. इट इज द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टू ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ असम. अदर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड लोहित, दिबांग, दिहांग एंड मानस. तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बट याद रखना भोगदोई जो है वो धानश्री रिवर के अंदर मिलती है. सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कामेंग रिवर, अरुणाचल प्रदेश. सो थाउजेंड्स ऑफ फिशेस डाइड इन दिस रिवर, तो इसलिए न्यूज में था. ओरिजिन इसका ग्लेशियर लेक है गोरीचिन माउंटेन में, साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन, ठीक है. तो मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे है ये चीज, ठीक है. एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. इट इज कॉल्ड जिया भोरेली इन असम. एंड जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड, तो जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री बनाता है. Dafla Hills are at the east and Aka Hills are to the west of the Kameng River. And it is also the boundary between Sesa and Eagle Nest Sanctuary to the west and Pakke Tiger Reserve to the east. तो कोई बता सकता है कहाँ पे है ये पक्के टाइगर रिजर्व? अरुणाचल. अरुणाचल प्रदेश. हाँ, इसका भी नाम याद हाँ, रखना. जब इसका क्वेश्चन आया था ना पखुई, तो पता नहीं था पखुई और पक्की सेम है. करेक्ट. तो ये चीज याद रखना, ईगल नेस्ट और उसको भी सेपरेट करता है. नेक्स्ट चलते हैं महानंदा रिवर. तो ये कौन से स्टेट में है महानंदा? Mahananda River is in
क्या? तो महानंदा इज इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ दार्जिलिंग जो हिल्स है वहां से ओरिजिन होती है, एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, फ्लोज इनटू बांग्लादेश, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट साबरमती रिवर है, तो कौन से स्टेट में है साबरमती रिवर? गुजरात। करेक्ट, गुजरात में है। हाँ करेक्ट। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी? इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती। अहमदाबाद। हाँ करेक्ट, अहमदाबाद इसके किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो बेसिक सवाल बन चुके हैं इस पे। तो ओरिजिन अरावली हिल्स में होता है राजस्थान में, एंड फिर फ्लो करती है अक्रॉस गांधीनगर एंड अहमदाबाद। तो ये था। नेक्स्ट महाकाली रिवर है, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी रिसेंटली एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। सो इस पे एक ब्रिज बनने वाला है धारचूला पे, ठीक है? तो ओरिजिन एट कालापानी इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो अभी हमें पता ही है कि ये काली रिवर को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, तो महाकाली काली नाम से जाना जाता है। 3 एरिया थे, कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुले, इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज शारदा काली रिवर, जॉइंस घाघरा, a tributary of Ganga. Next, it serves as boundary between उत्तराखंड, कुमाऊं एंड नेपाल, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर इसको बाउंड्री बनाया गया था कि इसके ईस्ट में नेपाल रहेगा और उसके वेस्ट में इंडिया रहेगा, तो उस सेंस में पता होना चाहिए। नेक्स्ट लुक्खा रिवर, तो रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट क्लेम दैट द पायलट प्रोजेक्ट टू रिजुवेनेट द लुक्खा बाय algae to remove toxic content from the water has become a success. तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फाइको रेमेडिएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्गी का इस्तेमाल किया गया। तो याद रखना फाइको रेमेडिएशन। नॉट श्योर ये फाइको है या फाइटो है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो एक बार कंफर्म कर देना। क्या? फाइटो होना चाहिए, फाइटो रेमेडिएशन। नहीं होना तो सही, बट एक बार चेक कर लेना क्या जैसा, क्योंकि यहाँ पे फाइको रेमेडिएशन भी बता रहा है, तो एक बार चेक करके थोड़ा सा। हाँ आई थिंक यही करेक्ट है, हमें फाइको रेमेडिएशन ही यूज होता है जब ये टर्म सही है। तो कंफ्यूज मत होना, जब फाइटो बोले तो वी आर रेफरिंग टू प्लांट्स, PYHTO, ठीक है। बट व्हेन वी आर रेफरिंग टू PHYCO, वी आर टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ एल्गी, ठीक है। सो दिस लुका रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम लुनार रिवर एंड स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, एंड इट इज southern part of East जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। सीक्वेंस बता दो क्या है जैंतिया हिल्स का फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? गारो खासी जयंतिया। जैंतिया, खासी और गारो। तो उल्टा, हाँ ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा था ना, ठीक है। बाकी नाम से ही है ना, गारो खासी जैंतिया, तो तीनों उसी ऑर्डर में है, वेस्ट टू ईस्ट जो दीप्ति ने बताया, और नीति ने उसको ईस्ट टू वेस्ट बताया, ठीक है। नेक्स्ट Chalakoti River, so it's in state of Kerala, and the Kerala government has called off the proposed 163 megawatt Athirapalli hydroelectric project on this Chalakoti River, ठीक है। तो ओरिजिन अन्नामलाई हिल्स में होता है एंड फ्लोज टू केरला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, एंड मर्जेस इनटू पेरियार, ठीक है। नेक्स्ट गिरी रिवर है, तो और प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन। क्या? हाँ, एक और रिवर विच ओरिजिनेट्स इन आनेमलाई, किसी को पता है क्या? केरला में ही पेरियार है क्या? हाँ, पेरियार पेरियार, पेरियार पेरियार। ठीक है। नेक्स्ट गिरी रिवर, तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाइड्रो पावर रेणुका जी प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ओरिजिन कहाँ होता है गिरी रिवर का? जुबाल हिल्स in Himachal Pradesh and close to southeastern Himachal, including Shimla Hills, before joining Yamuna upstream of Paonta below Mokampur. An important tributary of Yamuna. तो याद रखना गिरी is a tributary of Yamuna. Next, Babar River. The foundation of Swara Kutu Hydro Project was laid in Himachal Pradesh,
एंड ओरिजिन जो होता है इसका चंद्रनाहन ग्लेशियर से होता है एंड ये ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर की एंड ट्रिब्यूट टॉन्स रिवर फिर फर्दर यमुना के अंदर मिलती है। ठीक है, तो याद रखना पब्बर के ऊपर स्वरा कुडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां जहां भी लेट किए गए हैं ये करंट अफेयर्स में था, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए याद करना। तो ऊपर रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट पढ़ा तो गिरि रिवर के ऊपर है, गिरि रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। देन हमने पब्बर रिवर पढ़ा, ये अगेन टन्स रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी, और टन्स फिर आगे यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस पे स्वरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर है, तो ये स्टेट ऑफ उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, एनजीटी हैज ऑर्डर टू मेजर्स टू मिटिगेट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन रिवर महानदी एंड ब्राह्मणी। ठीक है, क्योंकि इलीगल क्वेरिंग चल रही है। तो महानदी का ओरिजिन पॉइंट बता दो, कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन से स्टेट में ओरिजिन होती है? सिहावा सिहावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा। दंडकारण्य। करेक्ट, तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। ट्रिब्यूटरीज देव, हसदेव, मांड, इब जो है वो लेफ्ट बैंक है, एंड तेल ओम जोंग जो ये जो है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। और हीराकुड डैम इस पे है, और लॉन्गेस्ट मैन मेड अर्दन डैम है वर्ल्ड का। ठीक है, वो इस पे बना हुआ है, तो ये चीज याद रखना। ब्राह्मणी जो है वो रांची झारखंड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो दोनों रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट जो है वो डिफरेंट स्टेट है, तो उस सेंस में याद रखना। एंड ये ट्रिब्यूटरीज इसकी सांक रिवर है फ्रॉम छत्तीसगढ़ बिकम बैतरणी also originates in Jharkhand, Chota Nagpur Plateau से। ब्राह्मणी and बैतरणी from Chota Nagpur Plateau, महानदी from दंडकारण्य, छत्तीसगढ़। तो ये याद रखना। नेक्स्ट उमन गोल्ड रिवर है, तो ये हमने पढ़ रखा था कि कई बार देखा है इसको, ये क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि somebody is floating, मतलब लिटरली फ्लोटिंग इन एयर, ऐसा इसमें लगता है कि इतना क्लियर वाटर रहता है इसमें। सो मेघालय गवर्नमेंट ने हैज डिफेंडेड इट्स प्लान टू डैम उमनगोड डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम अ डजन ऑफ विलेज डाउनस्ट्रीम। सो उस सेंस में देख लेना, उमनगोड जो है वो बांग्लादेश के पास ये बनेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये उमरकोट बोलिए। जो है उसे की रिवर भी कहते हैं, क्योंकि पिछली बार वो ब्राह्मणी आया ना, उसे साउथ कोयल भी कहते हैं। तो मुझे साउथ कोयल पता था, लेकिन ब्राह्मणी उसी का नाम है वो नहीं पता था। South Coil is, I think, tributary of Brahmani. नहीं, ब्राह्मणी को ही साउथ कोयल कहते हैं। साउथ कोयल कहते हैं, अच्छा, और जो उड़ीसा में सेम ही रिवर है उसे वो कहते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं। okay. तो ये दावकी रिवर इसका उमनगोट का ही नाम है। Right. राइट, हाँ डॉकी, आई थिंक डॉकी टाउन है ना कि रिवर है। यहाँ लास्ट लाइन देखो, पता नहीं, यहाँ तो ये लिखा है। अच्छा सर, हाँ ठीक है, तो मेरे उस टाउन से गुजरती है तो इसलिए डॉकी रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेना। ऑलराइट, नाइल रिवर है देन, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है। इट राइजेस साउथ ऑफ इक्वेटर एंड फ्लोज थ्रू साउथ एंड नॉर्थ थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये बता दो कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रैवर्स करता है ये नाइल रिवर? Ethiopia, एक्चुअली Eritrea, सूडान में मिलता है ना व्हाइट नाइल, और वो जो ब्लू नाइल है वो सूडान में मिलता है। फिर सूडान से फिर फर्दर इजिप्ट तक जाता है। वैसे अगर हम बेसिन इंक्लूड करें तो फिर बेसिन में बहुत सारी और कंट्रीज आई जाएंगी, जैसे कि तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, साउथ सुडान, इथियोपिया, सुडान एंड कल्टिवेबल पार्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, सो जनरली 3 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल एंड अटबारा। ठीक है, तो व्हाइट नाइल ओरिजिनेट्स एट लेक विक्टोरिया, Africa's largest lake, which touches the countries Uganda, which touches the countries of Uganda, Kenya and Tanzania. ठीक है,
ब्लू नाइल इज द सोर्स ऑफ लेक टाना इन इथियोपिया। तो एक बार मैप में देख लेते हैं, 2 सेकेंड। तो वो साउथ सूडान में नहीं है फिर, मतलब जब वो नाइल पूरी बह जाती है तब वो किसमें, सूडान में है और फिर आगे इजिप्ट की तरफ है। एक एक बार वापस रिपीट करो, आपका ऑडियो थोड़ा कट गया था। हाँ, मैं कह रही हूँ नाइल रिवर साउथ सूडान में नहीं है। ओरिजिन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तब गंगा रिवर बनती है। तो उसी सेंस में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जब मिलती है तो वो मिलती सूडान के अंदर है। ठीक है, सूडान का जो खार्तूम है वहां पे मिलती है, एंड वहां से उसको नाइल बोलना शुरू करते हैं। उससे पहले वो नाइल और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मतलब हम लोग शायद लेक देख रहे थे, लेक देख रहे थे। तो लेक विक्टोरिया ये लार्जेस्ट लेक है। और वैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड? लेक कैस्पियन सी विक्टोरिया है ही ना? होना चाहिए। ओके। कै, कैस्पियन सी है ना? हाँ, अगर लेक माने तो वो है एक्चुअली लेक ही। ठीक है, तो ठीक है, तो इस सेंस में देख लेना लेक विक्टोरिया ये रहा। फिर ऑन कर देता हूँ। लेक लाइन जो दिख रही है वो एक पेड़ से पास हो रहा है, एंड इस इस लेक विक्टोरिया के। तो इसको ऐसा एक निमोनिका यूकेटी, ये इधर युगांडा लेकिन है, और यहाँ पे टंजानिया। तो ये यूकेटी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। सो ये लेक इज साउथ ऑफ इट, इसका नाम है। सो ये एक अनानिका। ठीक है, अब आई गेस दिख रहा होगा प्रॉपर्ली। तो ये लेक टांगानिका है। ठीक है, ये बहुत सारी प्लेस से टच होती है, लाइक बुरुंडी, रवांडा। ठीक है, और तो ये सब कंट्रीज, तंजानिया जो है वो इससे टच होती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और फिर इसके नीचे है लेक मलावी। तो हो सकता है कि वो नॉर्थ से साउथ करने का पूछ रहे, तो लेक मलावी, बुरुंडी एंड लेक टांगानिका। तो नॉर्थ टू साउथ कभी अरेंज करने का वजह तो पता होना चाहिए अपने को कि कहाँ पे क्या है। अफ्रीका रिफ्ट वैली में है ना। ठीक है, तो ये 3 लेक्स थे, तो ऑर्डर पता होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ क्या है। तो सबसे ऊपर है विक्टोरिया, फिर है टांगानिका, और फिर है नीचे सबसे मलावी। तो यही था इसके बारे में। Alright. ठीक है, बाकी प्लेसेस इन न्यूज तो हम लोगों ने देख ही रखा है, तो इसको पार्ट को स्किप करते हैं।
ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या?